Recording in progress. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ? क्या सर? एनी अनयूजुअल? सर आपकी ना आवाज थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है? अब आई सी तो थी थोड़ी सी। अब आ रही है सही? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ
चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, सर। आज वो स्टार्ट आप पीसी के टाइमलाइन करवाएंगे? हेलो सर, चलो आवाज आ पीसी। रही है? हाँ हाँ आ रही है, मैं सोच रहा हूँ चलो पीसीटी की टाइमलाइन ही पढ़ते हैं। चलो आवाज आ रही? हाँ जी। चलो, 220। क्या लिखना है सेक्शन? पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पेरिस कन्वेंशन की हम्म। नहीं? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। अच्छा, हाँ, सॉरी। इसीलिए पूछा था यार। सर पीसीटी वो भी तो होती है। पेटेंट गलत बोल दिया। कोऑपरेशन ट्रीटी। अच्छा, ठीक है। कन्वेंशन एप्लीकेशन जो है, जो आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम्म, वो फाइल आप करते हैं पेरिस कन्वेंशन। अच्छा, ये ट्रीटी नहीं है? पेरिस कन्वेंशन ही ट्रीटी है एक्चुअली। अच्छा। पेरिस कन्वेंशन का जो एडवांस, जो अपग्रेडेड ट्रीटी थी, सेकंड लेवल, मतलब एक पहले एक सिस्टम बना जिसमें सभी जी। कंट्रीज ने साइन किया। फिर उस सिस्टम हाँ। को जब इम्प्रोवाइज किया गया तब पीसीटी बना। ओके, ठीक है। तो तो ये एडवांस लेवल है? हाँ, एडवांस में इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, बस इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हो आप उसका, एक नया सिस्टम। पेरिस ओ, कन्वेंशन की ही जो कंट्रीज थी जिन्होंने उस ट्रीटी पे साइन किया, उन्होंने ही बाद में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी बनाई, जिसे पीसीटी सिस्टम आया और वाइपो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है सर। ठीक है। उससे पहले ये ट्रीटी का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, एक तरह से मतलब कोई इंटरनेशनल ऑफिस नहीं था, जैसे वाइपो बता बाद में पीसीटी के लिए। ठीक है। पेरिस ठीक है। कन्वेंशन के अगर हम बात करते हैं तो आता है पेरिस कन्वेंशन कंट्रीज और कन्वेंशन एप्लीकेशन, और उन्हीं ठीक है सर। कंट्रीज ने बाद में पीसीटी को साइन किया। और अभी जहां तक इसमें मुझे याद है 157 कंट्रीज इसका पार्ट हाँ, इतनी होता है। है। और इंडिया इसका पार्ट बना था लगभग 1998 में। ठीक है। चलो देखो, पेरिस कन्वेंशन की अगर हम बात करें, मतलब कन्वेंशन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो वो क्या करता है? मान लीजिए कोई डे 0 है। ठीक है। ये हो गया आपका प्रायोरिटी डेट।
अब मुझे बताइए, कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करने का आपके पास कितना समय होता है? 12 months। 12 मंथ। तो हम्म। यहां से आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब नॉट आफ्टर, बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स आपको जिस कंट्री में जाना है आपको जाना पड़ेगा। ये हो गया आपका नेशनल फेज एंट्री। मतलब नेशनल फेज एंट्री यहाँ पे नहीं होता है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। नेशनल फेज एंट्री, चलो उसको हटा देते हैं, नहीं लिखते, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। एप्लीकेशन इन कन्वेंशन कंट्रीज। क्या हो गया? पीपीटी हैंग हो गई। बताओ, आजकल गेमिंग लैपटॉप हैंग हो जाते हैं तो आप दूसरों का क्या ही करोगे। बिल भी नहीं रहा। 2 सेकंड दीजिए हमको। हम्म। आपने नोट किया था जो मैंने लिखा था अभी तक? हाँ जी सर। वो सारा चला गया। चलो देखिए, पेरिस कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं, यानी कि
कन्वेंशन एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये क्या है, डे 0 है, यानी कि प्रायोरिटी डेट। तो यहां से कितने टाइम के अंदर मुझे कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी? 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो यहां से मुझे जिस भी कंट्री के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है, मुझे उस कंट्री में, उस कन्वेंशन कंट्री में कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन इन कन्वेंशन कंट्रीज। ये पॉइंट सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं। अब देखिए, अब इसमें एक चीज बताइए, अगर 12 महीने से ऊपर का समय हो गया एक दिन भी, तो क्या आप किसी कंट्री में नेशनल फेज एंट्री, मतलब वहां पर उस कंट्री में अप्लाई कर पाओगे? नहीं, क्योंकि 12 महीने का टाइम तो खत्म हो गया, गया। खत्म हो गया। अब आता है पीसीटी राउट। सेम जैसे वहां पर डे 0 था, यहाँ पर भी क्या है, डे 0, प्रायोरिटी। मतलब क्या है ये प्रायोरिटी? ये वो डेट है जिस दिन कोई एप्लीकेशन किसी कंट्री में पहली बार फाइल हुई। कब फाइल हुई? पहली बार। प्रायोरिटी तो वो हो गया हमारा डेट। प्रायोरिटी डेट। चलिए, अब यहां से मैं पीसीटी कब तक फाइल कर सकता हूं? 12 मंथ सर। हेलो। हाँ जी, 12 12 मंथ मंथ ना तक। सर। हाँ, 12 मंथ तक मैं पीसीटी फाइल कर सकता हूँ, है ना। पीसीटी एप्लीकेशन, और पीसीटी एप्लीकेशन की फाइलिंग डेट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। इंटरनेशनल फाइलिंग फाइलिंग डेट। अब ये हो गया डे 0, ये हो गया आपका 12 मंथ्स। अब यहां से देखिए, जब आप पीसीटी फाइल करते हैं ना, तो उसी टाइम पर आपको एक अथॉरिटी चूज करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं आईएसए अथॉरिटी। इसको हम डिटेल में भी लिखेंगे, बट समझने के लिए, ठीक है। आईएसए, इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी, वो अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मोनिका मैम? आइए सर। आईएसआर। आईएसआर का मतलब? इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट।
और उसके साथ एक चीज और मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? और तो क्या मिलता है सर? रिटर्न रिटर्न ओपिनियन। ओपिनियन मिलता है। बिल्कुल, रिटर्न ऑफ रिटर्न रिटर्न ओपिनियन। रिटर्न ओपिनियन मिलता है। अब ये कब तक हमको मिल जाता है? इस डेट तक हमें ISR, सिक्सटींथ मंथ तक मैक्सिमम हमें ISR प्लस रिटर्न ओपिनियन हमें मिल जाता है। तो ये जो 16 मंथ है सर फ्रॉम प्रायोरिटी डेट। मैम सारी टाइमलाइंस प्रायोरिटी डेट से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, PCT फाइलिंग डेट से कोई टाइमलाइन स्टार्ट नहीं होती। ठीक है सर। सर इसमें तो वो एक टाइमलाइन वो नहीं था कि 3 months फ्रॉम दी सर सर महेश IS सर, इंटरनेशनल हाँ मैं सर्टिफिकेट। रेडी था सर इस क्वेश्चन के लिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एक्चुअली। देखिए वो जो टाइमलाइंस है ना, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो रूल्स एप्लीकेबल, ठीक है। और वो जो टाइमलाइंस है ना, वो हम रूल्स के साथ पढ़ेंगे। यहां पर जो हम टाइमलाइन पढ़ रहे हैं ना सर, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल जो लॉ के अकॉर्डिंग जो डिफाइन की गई। बाकी जो हम पढ़ते हैं ना, 3 months फ्रॉम द रिसीविंग डेट और द 9 months फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट, दे ऑल आर इन द इंडियन लॉ। ओके सो ये ऐसा है क्या, दिस इज द आउटगोइंग एप्लीकेशन? नहीं नहीं, ये मैक्सिमम टाइमलाइन है सर, कंप्लीट PCT जब प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट फाइलिंग डेट से नेशनल फेज एंट्री तक आपके क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उनकी मैक्सिमम टाइमलाइन क्या पॉसिबल है। ओके अब ओके अगर ISR को मैं ये लिख रहा हूं कि ये 16th मंथ है, तो ये 16th मंथ पर मिलेगा नहीं, 16th मंथ तक मिल सकता है। मतलब 16 month इज द मैक्सिमम, उससे 15 month पे मैक्सिमम, मिल सकता है। यस, ये ओके। सही है। ये मैक्सिमम टाइमलाइंस पॉसिबिलिटीज है सब। और PCT का पूरा जो प्रोसेस होता है वो हम समझ रहे हैं, डिटेलिंग में भी जाएंगे। ये सभी टॉपिक्स क्या क्या है, ISR क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो अभी हम लिखेंगे सारा। बट अभी हम उसकी पूरी टाइमलाइन समझ रहे हैं सब, क्योंकि टाइमलाइन अगर हमें पता होगी तो हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है सर। अंडरस्टूड। हाँ सर, अब ये 16th मंथ पे जब आपको ISR और रिटर्न ओपिनियन मिल जाता है, तब यहां से होता है आपका इंटरनेशनल, अब यहां पर आपका हो रहा है इंटरनेशनल पब्लिकेशन 18th मंथ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से
देखिए अब आपकी एप्लीकेशन, पीसीटी एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, ये पब्लिकेशन होता है आपका पेटेंट स्कोप में। जो वाइपो का डेटाबेस होता है। ठीक है, वहां पर ये पब्लिकेशन होता है। इस इंटरनेशनल पब्लिकेशन में क्या क्या पब्लिकेशन होता है ये भी लिख लीजिए। आपका एप्लीकेशन जो आई है वो पब्लिश होती है, प्लस ISR पब्लिश होता है, प्लस आपको जो रिटर्न ओपिनियन दिया गया है ISA की तरफ से वो पब्लिश होता है। यहां पर ये तीनों चीजें पब्लिश की जाती हैं। सर जो ये इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट और रिटर्न ओपिनियन, इसमें डिफरेंस क्या है? लाइक होती तो दोनों रिपोर्ट ही होंगी। नहीं नहीं, ये मैं बताऊंगा, अभी पूरा डिटेल में जाएंगे, मैं सब बता देता हूँ। फिर अच्छा। भी देखिए समझिए, ये ISR होता है रिपोर्ट। पहली बात तो ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं है। हम्म। जो हमारी एप्लीकेशन में हमने पढ़ा ना 11B में एग्जामिनेशन होता है, ये वो हाँ जी। एग्जामिनेशन नहीं है। ओके। ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही ग्राउंड पे होता है, दैट इज पेटेंटेबिलिटी। ओके। इसमें सिर्फ एक ही ग्राउंड पे सर्च किया जाता है और वो है पेटेंटेबिलिटी। और उस, अब देखिए बहुत सारे साइटेशंस मिलते हैं, प्रायर आर्ट्स मिलेंगे, तो उसके ऊपर आईए से अपनी एक रिटर्न ओपिनियन देता है कि आपकी जो इन्वेंशन है वो किस हद तक पेटेंटेबल है। हम्म। और अगर वो उनको कोई अमेंडमेंट्स सजेस्ट करने होते हैं तो वो सजेशन देते हैं आप कि भैया आपकी इन्वेंशन या तो 100% पेटेंटेबल है, जाओ, हरी झंडी दे दी, ग्रीन फ्लैग। ठीक है। या फिर कि ये पोर्शन पेटेंटेबल नहीं है, इसको हटा दो, ये रख लो, या फिर पूरा ही खारिज कर दो। रिटर्न ओपिनियन में ओपिनियन होता है कि आपको आगे कैसे मूव करना चाहिए, ताकि जब आप किसी कंट्री में एंट्री ले तो आपको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है। सब ठीक है। अब उसका सिग्निफिकेंस और भी है, वो आगे हम डिटेल में चलेंगे। ओके। इतना समझ में आया मैम? हाँ जी सर। महादेव सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? गौरव सर, रूबी मैम तो जस्ट अभी आई थिंक कनेक्ट हुए हैं। रूबी मैम, यस सर। फॉर योर पार्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, PCT स्टार्ट किया है ना? जस्ट पिकअप ओके सर। फ्रॉम इन बिटवीन, है ना? आपको मैं बाद में इसको जो पोर्शन बच गया है, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन लेटर ऑन, है ना? और यू कैन सी द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है सर। सर आप हल्का सा बताएंगे, लाइक ये हल्का फुल्का, देखिए हल्का फुल्का हल्का ऐसा है, बस ब्रीफ मुरमुरो में। जैसा, कि ये पेरिस कन्वेंशन है जिसमें हम कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ठीक है, कन्वेंशन एप्लीकेशन यस फाइल करने के लिए मेरे पास कितना टाइम होता है? सर, 12 मंथ्स कहाँ से? फाइलिंग से। प्रायोरिटी मतलब डेट जो से। ये प्रायोरिटी से। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा रूट, PCT रूट। उसकी भी टाइमलाइन स्टार्ट होती है प्रायोरिटी डेट से। PCT कब तक फाइल करते हैं अपन? इसीलिए तो 30 का होता है ना। PCT कब तक फाइल कर सकते हो? हेलो? यस सर, यस सर। PCT कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मंथ। हाँ ओके, फाइल 12 मंथ। ठीक है। हाँ, 31 मंथ तक क्या होता है?
31 मंथ का टाइम होता है ना कि पीसीटी हम जब नहीं फाइल करते नहीं हैं नहीं। वो नेशनल पेज एंट्री आती है। हाँ, वो नेशनल फेज एंट्री के लिए है, पीसीटी के लिए 12 महीने ही होते हैं। हाँ सर, मतलब नेशनल जब फेज में। इंटरनेशनल जो आप फाइलिंग कर रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशन, वो 12 महीने के अंदर ही करनी पड़ती है। ये जो एप्लीकेशन होती है ये ओके कहाँ पे मैं फाइल होती है? बोलिए बोलिए। ये इंडिया की है सर, 12 मंथ वाली ये इंडिया की ही है। इंडिया में तो ये फाइल, चलो ठीक है, अभी आप जो समझ रहे हो समझो, अभी हम डिटेल में जब चलेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो आप मिस मैच हो रहा है वो भी क्लियर हो जाए। देखिए, डे जीरो ये हमारी इंडियन फाइलिंग है। मान लीजिए मैंने एक इंडिया में एप्लीकेशन फाइल किया, उसकी प्रायोरिटी डेट मेरी आ गई डे जीरो से। वहां से 12 महीने के अंदर मैं पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करता हूं, जो कि या तो रीजनल ऑफिस में जाती है या वाइपो में जाती है। ये वाइपो की एप्लीकेशन होती है, Okay, ठीक है। अब यहां से ठीक है 16 सर। महीने की टाइमलाइन तक मुझे आईएसआर या और रिटर्न ओपिनियन मिल जाता है। ठीक है सर। आईएसआर कौन देता है? आईएसए। ठीक है सर। आईएसए की फुल फॉर्म बताइए मोनिका मैम, आईएसए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी। और ये आईएसआर? अथॉरिटी होती, इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। सर्च जी, रिपोर्ट। जी रूबी मैम। हेलो। यस सर। आईएसए आईएसआर देता है, इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट देता है, ठीक है। ठीक है सर। अगर कंफ्यूजन हो रहा है अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए, जस्ट होल्ड योर horses। हाँ सर। अभी सब क्लियर हो जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो, अब जैसे ही 16 महीने खत्म हो, उसके बाद 18 महीने एक्सपायर होने के बाद 1 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है? पब्लिश हो जाती है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन होता है, ठीक है। ओके सर। अब यहां पर जो पब्लिकेशन होता है इसमें 3 चीजें पब्लिश होती है। पहला आपकी एप्लीकेशन, दूसरा आईएसआर, तीसरा रिटर्न ओपिनियन। ये जो 2 चीजें मिली है ना अपने को, ये दोनों यस सर। पब्लिश होती है एप्लीकेशन के ठीक है। साथ साथ, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई शंका, कोई दुविधा? यस सर। चलो, यस सर। अब 22 महीने जब खत्म होते हैं, 22 महीने, यहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, या फिर इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं IPER, और इसको बोलते हैं SISR। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही होते हैं
ऑप्शनल अब सवाल ये आता है कि भैया ये क्या है, SISR क्या है, IPER क्या है ना? चलिए आगे बढ़े। ठीक है। अभी अब आप यहाँ बता रहे पर थे ये क्या होते हैं? आगे आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए मैं डिटेल में भी जाऊंगा, अब इसके जस्ट बाद चल रही अभी क्या, फिर लंबा खींच जाएगा, तो मैं इसको पहले आप टाइमलाइन समझ लीजिए, फिर ये एक एक पॉइंट क्या करता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इससे क्या फर्क, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, वो सब हम देखेंगे अब। ठीक है। ठीक है। 28 महीने खत्म होते तक, अभी देखिए ये क्या थी, ये रिक्वेस्ट थी, ये क्या थी, हम्म, रिक्वेस्ट। अब 28 महीने तक हमें SISR या फिर IPER मिल जाता है। और यहां से कुछ कंट्रीज के लिए 30 है, कुछ कंट्रीज के लिए 31 मंथ्स है। यहां से अब हम नेशनल फेज एंट्री ले सकते हैं। मान लो मुझे चाइना जाना है, यूरोप जाना है, जापान जाना है, और कहाँ जाना है, चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, ऑस्ट्रिया चलते हैं, जहां भी जाना चाहो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। देखिए टाइमलाइन समझ में आई। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़े। लेकिन सर जो जैसे आपने ऑप्शनल बताया है ये, हम्म। इसका मतलब जस्ट मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब ये मिल रिक्वेस्ट ऑप्शनल है या फिर इन आप दोनों में चाहो, से कुछ ऑप्शनल है? दोनों ही ऑप्शनल है। अच्छा। क्वेश्चन आपका सही है कि इन दोनों में से एक ऑप्शनल है कि दोनों ही ऑप्शनल है। दोनों ही ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई एक करना चाहो, सर वैसे तो एक ही रिक्वेस्ट होता नहीं है, तो वैसे तो एक ही होता है, करना है कि नहीं करना है ये ऑप्शनल है। या तो SISR होता है या IPER होता है, दोनों में से एक ही होता है, बट दोनों में से कोई भी एक भी करवाना ऑप्शनल है। जी अर्चना मैम। अगर नहीं करना किया तो 22nd मंथ में कोई डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डाल जाओ। डायरेक्टली 28 में आ जाएगा रिपोर्ट। जब आप रिक्वेस्ट ही नहीं करोगे तो रिपोर्ट क्यों आएगा। रिपोर्ट भी नहीं आएगा। जब आप रिक्वेस्ट ही नहीं करोगे तो रिपोर्ट क्यों आएगा, आपने खून तो दिया सर नहीं। ये 22nd मंथ में हम इधर नहीं जा सकते क्या, नेशनल फेज जाओ एप्लीकेशन ना, नहीं हो? जाओ। तो 16 मंथ के बाद डायरेक्टली वो अलग अलग कंट्रीज में फाइल हो सकता है ना? फाइलिंग तो पब्लिकेशन के बाद होती है। तो देखिए 18 मंथ एक चीज समझिएगा, फाइलिंग तो आपकी हो चुकी है, आपको पता ही नहीं हम्म। कब हो गई थी। वो इधर मतलब 12 मंथ में, विद इन 12 मंथ ECT फाइल हुआ है।
जब आपने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की थी ना, हाँ तब कंट्रीज में फाइलिंग हो चुकी है आपकी, पता है? आपको पता ही नहीं है, हो चुकी है आपकी एप्लीकेशन फाइल। ओके। देखिए समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये क्या बात हुई। जब आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तब हमें वहां पे चूज करना पड़ता है कि हम कौन कौन सी कंट्रीज में एंट्री लेने वाले हैं। हम्म। ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि उसी दिन एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है उस कंट्री में। बट वो स्पेसिफिक कंट्री के लिए ये सारे रिपोर्ट्स और ये सब हो जाता है फिर आगे। हाँ, बट उस कंट्री में जाकर आपको सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करनी है, बट उसकी फाइलिंग डेट तो पीसीटी फाइलिंग डेट ही हो गई ना। तो कन- नेशनल फेज में जब जाता है तो उनका डेट, नेशनल फेज डेट अलग होता है। देखिए देखिए देखिए। हाँ वो होता है, वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री होता है, हाँ हाँ। बट एक्चुअली में उस डेट का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। वो लिखते जरूर हैं, डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया, हम्म। बट माना यह जाता है कि जिस दिन पीसीटी फाइल हुई थी उसी दिन फाइलिंग हो गई थी, इसीलिए टर्म स्टार्ट कंट्री। पीसीटी से होता है हर जगह। ओके। ठीक है, क्योंकि जिस दिन हम पीसीटी फाइल करते हैं ना, उस एप्लीकेशन में हमें कंट्रीज चूज करनी पड़ती हैं। सर अगर ईपी में, मतलब मैंने एक देखा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ईपी में अगर आप जाओगे तो इस पे नेट पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन देखोगे तो उसका रीजनल फेज डेट अलग होता है, पीसीटी वाला नहीं होता है। जब वो ईपी में एंट्री करता है वो डेट होता है, एंड फिर वो उसके होता है टर्म्स वहां से होते हैं क्योंकि वो रिन्यूअल फी वगैरह वहां से कंसिडर देखा है मैंने। पीसीटी के केस। हाँ मतलब ईपी के किया, ईपी का मैंने एक देखा है केस तो। पीसीटी के केस में देखिए, जब मान ली नेशनल फेज एंट्री इंडिया में हुई, तो एक डेट होगी कि इंडिया में कब फाइल हुई, एक हम्म। डेट होगी पीसीटी कब फाइल हुई, हाँ और एक डेट होगी प्रायोरिटी डेट। हाँ। तो टर्म तो पीसीटी से ही चालू होगा। ओके। वो अपनी रिन्यूअल फीस क्या ले रहे हैं हमको नहीं मालूम, टर्म तो उसका पीसीटी से ही चालू होगा, ये तो फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। कोई भी कंट्री पीसीटी के बियॉन्ड किसी डेट से टर्म स्टार्ट कर ही नहीं सकती पीसीटी की एप्लीकेशन। मैं एक बार कल वापस देख के आपको भेजती हूँ सर। देखिएगा, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम उसको भी स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों है। हाँ हालांकि बाकी वो ईपी का उनका देखा है, उधर, ईपी में हालांकि मैं बता सकती हूँ कि देखा है कब। वो मैं समझ गया, आप सही कह रहे हो, वो है। ईपी हम्म। के केस में जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, उसमें क्या है, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ एक ही जगह पे फाइलिंग करती हैं, हम्म। इसलिए यूरोपियन पेटेंट ऑफिस को रीजनल पेटेंट ऑफिस बोला जाता है, ना कि नेशनल पेटेंट ऑफिस। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब इंडिया के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है, खुद में कैपेबल नहीं है, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। तो फॉर एग्जांपल कि इन कंट्रीज ने मिलकर एक यूनियन बना लिया और इंडिया के पेटेंट ऑफिस को ही अपना पेटेंट ऑफिस मान लिया, हम्म। तो इसको बोलते हैं रीजनल पेटेंट ऑफिस, जो कि यूरोप में काम होता है जिस तरह से। ठीक है, यस। जैसे इंडिया का जो पेटेंट ऑफिस है वो नेशनल पेटेंट ऑफिस है, यूरोप का हम्म। पेटेंट ऑफिस रीजनल पेटेंट ऑफिस है। अब वो टर्म कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो पीसीटी का तो पीसीटी एप्लीकेशन से ही होगा, इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से। अब वो अपना रिन्यूअल कब से ले रहे हैं वो अपने को नहीं मालूम, वो उनका ओके। अपना लोकल लॉ जो भी होगा, हम्म। अपना जो भी उनका एक्ट होगा, जो भी उन्होंने बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, बट टर्म तो इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से ही स्टार्ट होगा। ओके। ठीक है, अब देखिए एक तरह से अब समझिए, अब वो एप्लीकेशन जब इंडिया में आएगी ना, उसको बोलेंगे नेशनल फेज एंट्री। ठीक है, आप वो 12 महीने के बाद, मतलब बेसिकली पीसीटी फाइलिंग के बाद 31 महीने से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। अर्चना मैम, ये आईएसआर से पहले भी कर सकते हैं ना सर? कर सकते हो सर आप।
यस सर। बिल्कुल कर सकते है ना, बट पब्लिकेशन वही 18 महीने पे हो जाए। 18 महीने पे इंटरनेशनल पब्लिकेशन होगा और इंडियन एप्लीकेशन भी पब्लिश होगी। उसकी प्रायोरिटी डेट से 18 महीने पर पब्लिश होगी। इंडिया में अपना पब्लिकेशन अलग से होगा इसका। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? महादेव सर, अर्चना मैम, मोनिका नो मैम? सर। ठीक, चलो। अब ये तो होगी टाइमलाइंस। अब ये एक एक पॉइंट को समझते हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे लिख तो सभी ने लिया होगा। जी। ठीक, चलो। अब देखिए इंटरनेशनल एप्लीकेशन क्या है। पहली बात पीसीटी एप्लीकेशन। देखिए पीसीटी एप्लीकेशन फाइल होती है रिसीविंग ऑफिस में। आरओ का मतलब होता है रिसीविंग ऑफिस। ठीक है। ये रिसीविंग ऑफिस में फाइल होती है। हाँ देखिए, जैसे मैंने एक पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की, इंडिया में मुझे पीसीटी फाइल करनी है, तो मैं जो भी ऑफिस में फाइल करूंगा, जैसे मेरे 4 ऑफिस हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। मैंने एप्लीकेशन फाइल करी, मेरा जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिस होगा पहले वहां जाएगी, फिर वहां से ये एप्लीकेशन जाएगी दिल्ली। और दिल्ली जो है वो इंडिया का पीसीटी एप्लीकेशन के लिए रिसीविंग ऑफिस है, और इसको कोड दिया गया है RO/IN, रिसीविंग ऑफिस इंडिया। ये क्लियर हुआ? इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ब्यूरो का रिसीविंग ऑफिस है। देखिए पीसीटी को जो एडमिनिस्ट्रेट करता है ना, वो होता है वाइपो। वाइपो की फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका जो ऑफिस होता है, वाइपो के ऑफिस को बोला जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो। IB। ठीक है। आप एप्लीकेशन जो है पीसीटी एप्लीकेशन, कोई भी कंट्री 2 जगह फाइल कर सकती है, या तो अपने रिसीविंग ऑफिस में या फिर इंटरनेशनल ब्यूरो में डायरेक्ट। बट इंटरनेशनल ब्यूरो में फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आपका लोकल लॉ अलाउ करता है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता। जैसे कि इंडिया में आप फॉरेन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो क्या डायरेक्टली? नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्ट आईबी में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, आपको दिल्ली होकर ही जाना पड़ेगा। तो दिल्ली जो है वो हमारा रिसीविंग ऑफिस है इंडिया का, जो कि कम्युनिकेशन करता है इंटरनेशनल ब्यूरो से। कोई भी एप्लीकेशन पीसीटी जो फाइल होती है, वो फाइल तो आपके इन 4 में से किसी भी ऑफिस में हो सकती है। वो होता है डेजिग्नेटेड ऑफिस। वो काम करता है दिल्ली को रिपोर्ट देने का, वो दिल्ली को इन्फॉर्म करता है कि ये पीसीटी एप्लीकेशन आई है। ठीक है। वो लोकल रिसीविंग ऑफिस की तरह काम करता है। चलिए, अब जब आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है ना, उसी टाइम पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका इंटरनेशनल
सर्च अथॉरिटी कौन होगा? जिसको बोलते हैं ISA। देखिए, हालांकि वाइपो ने बहुत बड़ी लिस्ट बना रखी है ISA की, लेकिन हर कंट्री अपनी कंट्री की एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर ISAs को चूज करता है। ठीक है, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के एप्लीकेशन के लिए 7 ISAs हैं। पहला तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ही हो गया। IPO। दूसरा हो गया स्वीडिश। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। चौथा है ऑस्ट्रिया। पांचवा चाइना। तीसरा है सिक्स्थ है USPTO। एक और है, तो जापान है क्या? यूरोपियन। चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। USPTO और यूरोपियन पेटेंट, ये 7 ही हमारी एप्लीकेशन के लिए ISAs हैं। मतलब तो अगर इंडिया में जापान कोई आता है PCT। आपका इसमें? हाँ जी। जापान आता है? नहीं, जापान नहीं। जापान अपना ISA नहीं। इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उन्होंने ऑस्ट्रिया को मना कर दिया था, वो खुद के मैनुअल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ISA, देखिए ISA क्या है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कंट्री को चूज किया गया वाइपो की तरफ से, है ना। ISA अपना पेटेंट ऑफिस ही ISA होता है, और वही आपको रिपोर्ट बना के देता है। अब याद कीजिए, अगर इंडियन पेटेंट ऑफिस में ISA आता है तो वो एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा? क्वेश्चन मेरा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। रिपीट करेंगे वापस? अगर इंडियन पेटेंट ऑफिस को कोई ISA के तौर पे चूज करता है तो उसका जो ये एग्जामिनेशन होगा, ये कैसा होगा? एक्सपर्ट होता है। ये एक्सपेडिटेड हाँ एग्जामिनेशन होगा ना सर, ISA और IPA वाला? हाँ, आई ये एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन में जाएगा। याद आया, एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन के लिए एक एप्लीकेंट की कैटेगरी ISA और IPEA भी था। हम्म। याद आया? कनेक्ट हाँ। हुआ? महादेव सर, रूबी मैम, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब ये क्या करेंगे, ये आपको देते हैं ISR, यानी कि इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, वो स्किप हो गया मुझसे गलती से। ठीक है, एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा बस, ये वाइपो के ऊपर। PCT एप्लीकेशन में अगर जॉइंट एप्लीकेशन है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं, तो एनी वन हैज टू बी फ्रॉम कन्वेंशन कंट्री। देखिए, कन्वेंशन कंट्रीज ही आपस में फाइल कर सकती है ना, जो इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है वो फाइल ही नहीं कर सकता ये एप्लीकेशंस।
तो जॉइंट एप्लीकेंट्स में किसी एक का होना काफी है इस काम के लिए। ये पॉइंट रहेगा यहाँ। ये पॉइंट समझ में आया सभी को या नहीं समझ में आया? जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेस करो। गंगा सर, गौरव सर, अर्चना मैम। तो पीसीटी एप्लीकेशन तो पीसीटी कंट्री ही करेगी ना, तो वो सेम ही है ना जो आप बोल रहे हो। है, बट अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एप्लीकेंट है, ठीक है, वो तो उन सभी एप्लीकेंट में से किसी एक एप्लीकेंट का ही काफी है कन्वेंशन कंट्री से होना। ओके। अगर बाकी के एप्लीकेंट कन्वेंशन कंट्री से नहीं है तो भी वो फाइल कर सकते थे। मतलब अगर मैं नहीं हूँ कन्वेंशनल कंट्री से और मुझे करना है, और आप हो कन्वेंशनल कंट्री से, तो मैं हाँ, आपके साथ जुड़ के ज्वाइन में कर सकती हूँ, बट मैं अकेले नहीं कर सकती। यस, इस तरह से ना इन्होंने एक स्कोप छोड़ दिया है कि जो कन्वेंशन कंट्री का पार्ट नहीं है वो भी फाइल कर सकता है, इस तरह ओके। से। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए आईएसआर क्या होता है। आईएसआर एक पेटेंटेबिलिटी सर्च होता है। देखिए पेटेंटेबिलिटी का मतलब क्या है? नॉवेल्टी प्लस इन्वेंटिव स्टेप। सिर्फ इसके बारे में प्रायर आर्ट साइटेशंस देते हैं ये, कि भैया आपकी इन्वेंशन से रिलेटेड ये प्रायर आर्ट साइटेशंस अवेलेबल हैं, और उनके अकॉर्डिंग आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपकी इन्वेंशन है, वो किस हद तक पेटेंटेबल है। देखिए आईएसआर में सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रायर आर्ट साइटेशन ऑन द बेसिस ऑफ नोवेल्टी एंड इन्वेंटिव स्टेप। उसके बाद जो रिटर्न ओपिनियन होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है सजेशंस। सजेशंस लाइक अमेंडमेंट, विड्रॉल, कि भैया आपकी एप्लीकेशन तो टोटली इनपेटेंटेबल है, विड्रॉ कर लो, या फिर अमेंडमेंट कर लो ताकि जो बचा हुआ पार्ट है वो अमेंडमेंट करके आपका पेटेंटेबल हो जाए। ठीक है, ऐसे सजेशंस होते हैं उसमें कि आपकी इन्वेंशन को जब किसी रीजनल पेटेंट ऑफिस या नेशनल पेटेंट ऑफिस में जाए तो वहां पर उसको मिनिमम से मिनिमम हर्डल्स का सामना करना पड़े, क्योंकि हर ऑफिस अपनी रिपोर्ट बना के देगा। इससे अच्छा है, और 10 जगह जवाब देने से अच्छा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन को आप अमेंड कर लीजिए, ताकि आपको मिनिमम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, मिनिमम ऑब्जेक्शंस को फेस करना पड़े। क्योंकि एक बार नेशनल फेज एंट्री में चला गया तो वहां पे हर पेटेंट ऑफिस अपनी रिपोर्ट आपको बना कर देगा, और उतने ज्यादा आपको साइटेशंस आएंगे, उतने ज्यादा आपको जवाब देने। उससे अच्छा है यहीं पर ये काम कर लो।
ये समझ आया पॉइंट? अब इस पे बताइए क्या क्या क्वेश्चन है आपके। अर्चना मैम पहले आप। नहीं सर, समझ में आया, क्लियर है। महादेव सर। सर मोटा मोटा तो क्लियर ही है, लेकिन इसमें जो ये पैटेंटेबिलिटी वाला होगा हम्म, assessment, that will be in light of which country's jurisdiction या which country's law. इंटरनेशनल सर्च है सर ये, नाम में ही है ना इंटरनेशनल। So कोई इंटरनेशनल तो जुरिस्डिक्शन ऐसा नहीं है। कुछ होता नहीं है ना, नोवेल्टी या इन्वेंटिव स्टेप की गाइडलाइन इंटरनेशनल कुछ होता होता है क्या सर? होता है, क्यों नहीं होता है सर? सर देखिए, जो भी लोकल लॉज होते हैं ना वो इंटरनेशनल लॉ के बेस पे ही बनते हैं। एवरी कंट्री का अलग अलग होगा वो, कंट्री थोड़ा वाइज। बहुत चेंज होता है, देखिए थोड़ा बहुत चेंज होता है। पहली बात, जो भी आईपीआर के जो लॉज हैं वो सब के सब ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ अलाइंड है। जो पीसीटी है वो ट्रिप्स का पार्ट है, ताकि पूरी हर कंट्री में यूनिफॉर्मिटी हो, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ट्रेड। कोई भी पेटेंट जो होता है वो ट्रेड का बहुत बड़ा पार्ट है। अब ऐसा ना हो कि कोई कंट्री 15 साल के लिए पेटेंट दे रही है, कोई कंट्री 20 साल के लिए दे रही है, कोई कंट्री 25 साल के लिए दे रही है। तो इंटरनेशनली एक यूनिफॉर्मिटी हो ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके, इसीलिए ये ट्रिप्स एग्रीमेंट का पार्ट है। नहीं सर, क्वेश्चन वो, आई थिंक दी ब्रॉडर गाइडलाइंस आर सेम, बट फॉर एग्जांपल दी नोवेल्टी और मे बी दी इन्वेंटिव स्टेप के हो सकता है कि कंट्री टू कंट्री देयर वुड बी वेरिएशंस। नहीं, वो सब सेम है सर। अभी पेटेंट पीसीटी के जो आर्टिकल है ना, जो पीसीटी का लॉ है, अब अच्छा। आईपो का जो पीसीटी लॉ है वो हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स है, जैसे हमारे यहाँ सेक्शंस होते हैं ना, तो वहां पर उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें सेम डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। ओके। तो इवन यहाँ पे कुछ अलग अलग है, मतलब ईपी में कुछ अलग है, यूएस में कुछ अलग है। मैम थोड़ा बहुत स्कोप चेंज होता है, हाँ जैसे वही। थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत मतलब मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो उनकी 160 होगी, हाँ। ऐसा 19-20 का फर्क है, 19 लाख का फर्क नहीं होगा। नहीं। थोड़ा बहुत फर्क है, क्यों है मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो ये सर जैसे एक ब्रॉडर रिटर्न ओपिनियन होता है, या फिर ये उसका कंट्री स्पेसिफिक कुछ नुआंसेस भी होते हैं कि अरे ये तो सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिक है तो इंडिया में शायद नहीं होगा, इस तरह का होता है, या फिर दिस इज मोर ऑफ ए ब्रॉडर लार्जर? सब हाँ, ब्रॉडर तो लार्जर। ओके। वो सर देखिए, जो पहली बात तो कंट्री सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर होगा ना, अगर ईपी सिलेक्ट किया वहां पे हुआ होगा तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि यहाँ पे एक्सेप्टेड है करके, ऐसा। नहीं नहीं, इंटरनेशनल सर्च होता है मैम, इंटरनेशनल सर्च। तो अभी हम लोग कंट्री स्पेसिफिक नहीं पहुंचे, ये दिस इज ए मच ब्रॉडर एंड लार्जर यस। सर्च। दूसरी बात, ये कंट्री स्पेसिफाइड नहीं होता है, ये क्लेम स्पेसिफाइड होता है। हाँ हाँ, क्लेम्स देखिए, बराबर। किसी कंट्री में कोई इन्वेंशन पेटेंटेबल है कि नहीं है, ये उस कंट्री का जुरिस्डिक्शन है। पहली बात, यहां पर वो लोकल लॉ के अकॉर्डिंग पेटेंटेबल है कि नहीं है ये मैटर नहीं करता। यहां पर सिंपल सा एक चीज दिया जाएगा कि आपने जो भी एप्लीकेशन फाइल की है उसमें जो भी क्लेम्स डाले हैं उसके रेलेवेंट में क्या प्रायर आर्ट साइटेशन है, उनके एग्जैक्ट उनके फाउंडेशन पे क्या नॉवेल्टी है और क्या इन्वेंटिव स्टेप है, ये क्या नॉवेल है कि नहीं है, इन्वेंटिव है कि नहीं है, बस इतनी ग्रेडिंग की जाती है। बस ये चेक नहीं किया जाता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां ये पेटेंटेबल है कि नहीं है। वो काम उस कंट्री का खुद का है। समझ पा रहे हैं सर इनका? आईएसआर में सर इतना मेंशन किया जाता है कि जो भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, जो भी आप क्लेम कर रहे हो, उसके रेलेवेंस में क्या प्रायर आर्ट साइटेशंस हैं। अब ये पेटेंट लिटरेचर, नॉन पेटेंट लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशन।
ये एंटीसिपेशन सर्च नहीं है, ये पेटेंटेबिलिटी नॉवेल्टी सर्च है, इन्वेंटिव स्टेप सर्च। चलो मोनिका मैम, एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। रूबी मैम, सारिका मैम, गंगा सर? हेलो सर। जी सर। सर ये ऐसा ही ISR के लिए हमको स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या PCT फाइलिंग के बाद हमको ये मिलता ही है? सर ये करना ही पड़ता है, जब आप पीसीटी फाइल करते हैं ना, उसी हाँ। टाइम पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस कंट्री को आईएसए के तौर पे चूज करते हैं। नहीं सर, ये एक टाइप से FER की तरह हो गया ना, तो हमको ये एफआर नहीं है सर, एग्जामिनेशन नहीं है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये अपने आप ही मिलता है या इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमको ISR चाहिए? नहीं नहीं, मिलता है सर। आपको बस कौन से ऑफिस को आप आईएएस अथॉरिटी बनाना चाहते हो वो चूज करना पड़ता। ये जो 7 ऑफिस की लिस्ट लिखी है ना अपन ने, यस सर। इंडियन स्वीडिश, इसमें से किसको आप अपना आईएएस बनाना चाहते हैं, आपको बस इतना सिलेक्ट करना होता है। ये मैंडेटरी प्रोसेस है सर, ओके सर। ये चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है। ओके सर। ठीक है सर। अब याद कीजिए सभी लोग, सेक्शन 10 में सभी लोगों ने एक रूल पढ़ा था 19C, क्या था वो? सर वो मॉडल वाला था ना? नहीं, नहीं सर, वो 9 6 टाइमलाइन थी, हाँ 9 मंथ। टाइमलाइन था कुछ तो ना? आईएसआर की टाइमलाइन है सर। अच्छा वो टाइमलाइन थी? नहीं, हाँ। अरे वो हाँ कॉपीज किस में बनाते हैं? 8 सर्च कॉपी, ये सब कुछ सर, ये सब कुछ हाँ रूल 18 में था। 18 में था, चलो 18 मान। हाँ, सर्च कॉपी। 9 ये तो कौन कौन? टाइमलाइन मतलब आईएसआर सर्च रिपोर्ट की टाइमलाइन थी। हाँ सही बात, याद आ गया मुझे। 19C में 3 मंथ और 9 मंथ की टाइमलाइन थी, है ना? उसको हम जाएंगे डिटेल में जब हम रूल, अभी इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा फिर हम रूल्स पे भी पढ़ेंगे। मैं वो पॉइंट क्यों लेके आया, देखिए 3 कॉपीज थी उसमें। पहला, सर्च कॉपी, हाँ पहला होम था कॉपी, होम होम कॉपी, कॉपी। रिकॉर्ड कॉपी, सर्च कॉपी। हाँ सर्च ले लेते हैं, चलो सर्च कॉपी एंड रिकॉर्ड कॉपी। रिकॉर्ड कॉपी। देखो अब ये 3 कॉपी क्यों बनाई जाती है? हालांकि अगर आप एक कॉपी भी सबमिट करते हैं ना, तो पेटेंट ऑफिस क्या करता है, आपसे चार्ज ले लेगा, बाकी 2 कॉपी खुद बना लेता है। ठीक है। होम कॉपी देखिए, अब मान लीजिए एक सिनेरियो लीजिए कि मैंने पीसीटी फाइल किया इंडिया में, ठीक है, और मैंने यूएस पेटेंट ऑफिस को अपना आईएसए बनाया। किसको बनाया? यूएसपीटीओ को। ठीक है। अब देखिए होम कॉपी कहां पे जाएगी, बताओ चलो। होम यूएसपीटीओ कॉपी में, कहां कहां जाएगी? यूएसपीटीओ, ऐसा मुझे नहीं, लगता है। चलो, मुझे नहीं पता। महादेव सर, गंगा सर जवाब दे सकते हैं इसका। हाँ सर, क्या क्या पूछा क्वेश्चन? होम कॉपी? सर इंडियन पेरेंट ऑफिस पे रहेगी होम ना, कॉपी दिल्ली तो इंडियन ऑफिस? पेरेंट ऑफिस में रहेगी सर, दिल्ली ऑफिस। एक हाँ, ये रहेगी दिल्ली ऑफिस। होम है सर, होम के पास ही रहेगी। हाँ, घर की जिसका चीज घर है में। उसका। हाँ। सर्च कॉपी कहाँ जाएगी, मोनिका मैम? आईएसए। सर ये तो यूएसपीटीओ में जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। चलो तो फिर अब ये बताओ रिकॉर्ड कॉपी कहाँ जाएगी? आईबी। हाँ ये जाएगी आईबी में, रिकॉर्ड के लिए। आईबी मतलब इंटरनेशनल वो जिनेवा में है ना सर, क्या इंटरनेशनल? हाँ जिनीवा, जिनीवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है ना?
हाँ जी सर। हाँ जी मैं वहां है इसका ऑफिस, वहां जाते हैं। क्लियर हुआ कि 3 कॉपी क्यों बनती हैं? ठीक है, हाँ सर। चलिए ISR हो गया, आगे बढ़ते सर हैं। यूएसपीटीओ का नहीं समझा मुझे, मतलब सर्च कॉपी यूएसपीटीओ क्यों जाएगी? क्योंकि मैंने चूज किया है उसको यूएसपीटीओ को हाँ, आईए ओके। सेकंड, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल था। जो सर्च होगा वो, तो अगर यूरोप किया हाँ, तो ईपी जाएगा, राइट? यस यस यस, हाँ, ओके। मतलब जिसको भी मैं सर्च अथॉरिटी सिलेक्ट करूंगा, सॉरी, वहां वो सर्च कॉपी के लिए जाए। चलिए, अब इसके बाद था पब्लिकेशन। देखिए 18 मंथ्स की एक्सपायरी के बाद, एक मिनट एक मिनट, चलो हाँ यहां से इसी के बात करेंगे। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 18 months application plus ISR plus written opinion will be published। कहां पे पब्लिश होता है? पेटेंट स्कोप में। पब्लिश होता है। चलिए एक बार चल के पेटेंट स्कोप देखते हैं क्या होता है। सर जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, ये आपने जो टाइमलाइन का चार्ट बनाया उसमें बोला ये मैक्सिमम टाइमलाइन है, हाँ जी, तो ये 18 मंथ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स होगा या बिफोर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स होगा? आफ्टर एक्सपायरी, बाकी चीजों की टाइमलाइन मैक्सिमम चीज है सर, ओके। बट पब्लिकेशन तो 18 महीने के बाद ही होगा, इसमें कोई अर्ली पब्लिकेशन का स्कोप नहीं है। देखिए ये है हमारा गूगल क्रोम, इसमें हम चलेंगे पेटेंट स्कोप। देखिए ये काय क्या ते नाम, चपल्याला तर काय खाते ते वेळेवर मैम ऐसे डांटो ना। अरे सर मैं डर गया, मेरे को डांट पड़ रही है कि क्या हो रहा है। मैं भी सेम कर रही थी इधर। चलो जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट। देखो ये पहले ऊपर क्या आ रहा है, वाइपो पेटेंट स्कोप। जैसे हर पेटेंट ऑफिस का अपना डेटाबेस है, जैसे यूएसपीटीओ का यूएसपीटीओ है, यूरोप का ई स्पेस नेट है, इंडिया का इन पास है, वैसे वाइपो का जो डेटाबेस है वो है पेटेंट स्कोप। यहां पर पब्लिकेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ठीक है। ये देखिए पीसीटी पब्लिकेशन 41/2025, 41/2025 का मतलब है 41 वीक 2025, यानी 2025 का जो बरस है उसका 41वां हफ्ता जो है वो पब्लिश हो चुका है, यानी अक्टूबर 9। और पीसीटी का जो पब्लिकेशन है वो एवरी थर्सडे को होता है। इंडिया में कब होता है? फ्राइडे। फ्राइडे। पीसीटी का कब होता है? थर्सडे। थर्सडे। अब देखो यहाँ पे अपन कोई सर्च करते हैं, कोई नाम मतलब कुछ डोमेन बोलो, बोलो कुछ भी। माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐसी कर लीजिए। क्वेरी जनरेट करनी पड़ेगी। चलो ऐसे करिए। वह कोई, एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा सर। चलो एक काम करता हूँ। सर गूगल पर पेरेंट नंबर डाल के वहां से स्क्रैच ना।
वहां से जाएगी। या देखो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन तो होता ही है। चलते हैं अब ये आ गया डॉक्यूमेंट्स लॉगिन। अच्छा लॉगिन करना होगा। इसका लॉगिन तो था मेरे पास। सर डायरेक्ट सर्च भी होता है ना? लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ एक क्या क्या फिर गूगल पेटेंट में कोई भी फोन नंबर डालिए, वहां से सीधा ये सर पेज लिंक पे पहुंचा देता है। वो तो हो गया हम्म। बट डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए वो लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। एक नहीं मिनट फिर मांगता तो नहीं है। नहीं नहीं मांगता है सर, डायरेक्टली नहीं वाइप मांगता ओपन सर। कर सकते हैं। रिसेंटली सिर्फ यूएस में मांगने लगा है सर। सर आपकी आवाज आपकी आवाज गूंज रही है। मैं कह रहा हूँ सर, अभी वाइपो पे नहीं मांगता है सर लॉगिन, डायरेक्टली एक्सेस होता है। वाइपर लॉगिन मांगता है? नहीं मांगता सर। पता नहीं यार मांग रहा है कि- नहीं मांगता है। तो फिर मेरा क्यों मांग रहा है? मेरे से कुछ दसवें नहीं है। आपने वहां पे पीसीटी नंबर डालना था, वहां पे आपने कुछ मैसेंजर डाला था उधर। सर ये यूएस नंबर है, आपको पीसीटी नंबर खो गया था। इसका भी होगा कुछ ना कुछ पीसीटी तो। अच्छा ये यूएस का एप्लीकेशन है। मैंने ऐसे ही मसाजर डाल दिया था। क्या करें अभी बताओ। तो वापस ये पेटेंट स्कोप पे जाओ, लेफ्ट साइड में अभी जो सर्च पे है उधर। हम्म, आ गए। अच्छा पीसीटी एप्लीकेशन का नंबर डाल दे क्या गूगल पेटेंट से? पीसीटी नंबर डालना होगा, कोई भी पीसीटी नंबर डालना होगा उधर। चलो गूगल पेटेंट्स पे आ गए। एप्लीकेशन पता नहीं क्या है, चलो पीसीटी एप्लीकेशन डाल दो। नहीं, पीसीटी नंबर चाहिए हमें। हाँ नीचे है। कहाँ है? नहीं है, नहीं है। ये सर था ना ये ब्लू ग्लोबल कलर के डोजियर। लिंक दिखना इन्फो में। हाँ हाँ हाँ, मिल गया ग्लोबल हाँ डोजियर। वहां पे मिलेगा। मिल गया मिल गया। प्लीज वेट व्हाइल वी सर्च फॉर पेटेंट फैमिली। सर्चिंग कर रहा है। ये तो इसका हुआ ही यूएसपीटीओ नहीं है है। सर। ये तो ये यूएसपीटीओ इसका है। हुआ डोसियर खोल नहीं है लिया, उसी सर। के बगल में स्पेस नेट होगा, ये ग्लोबल डोसियर है। उसी लिंक पे हाँ दोबारा जाइए वहीं पे। सर ये वाला क्लिक करें एक बार या तो। अच्छा हाँ, यहाँ से मिल यहाँ जाएगा, नहीं है क्या? नीचे है देखो। अरे सर नीचे एक्सटर्नल लिंक में। हाँ 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 वही। हाँ सर ये ग्लोबल डोजियर पे ही क्लिक किया था। नहीं, उसके बगल उसके में बाजू स्पेस में नेट पे एक करिए ना नेट सर। है ना सर। सर मेरा तो ऑब्जेक्टिव वो कुछ और है। ईपी है। सुनिए तो वो मैं समझ गया वो ईपी है। मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था। वो इससे सर फुलफिल नहीं आपके हो। पास पीसीटी नंबर है क्या कोई एप्लीकेशन का? तो वहां सर पे मैंने अगर पीसीटी, मैंने पिंग किया है एक ना, वो नंबर आप इसमें पैटर्न स्कोपस में हाँ पैटर्न डायरेक्टली स्कोप वहां में पे ढूंढो। पीसीटी नंबर डालोगे तो या हो मैं जाएगा। ये स्कोपस का ये पैटर्न स्कोप का ही लिंक दिया है एक, ये इसको ओपन कर लीजिए, या तो सेकंड लिंक जो है ना चैट बॉक्स में। हाँ ये रहा। देखो देखो देखो। सही 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 है सर। ये एप्लीकेशन नंबर है। देखिए ये आईएसआर पब्लिश है। देखो ये पब्लिश इंटरनेशनल एप्लीकेशन, उसके साथ जो भी आईपीईआर ये अभी आएगा। देखो आई इंटरनेशनल एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट है ये। इसके साथ इनिशियल पब्लिकेशन विद आईएसआर पब्लिश हुआ। ठीक है। उसमें उसके साथ उसने इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी ली है। ऑप्शनल था, लिया हुआ है यहाँ।
ठीक है, उसके साथ रिटर्न ओपिनियन ऑफ आईए से देखे, ये भी पब्लिश्ड होता है, और आईए से पब्लिश हुआ, आईएसआर पब्लिश हुआ। ठीक है, अब ये जितने भी हैं ये कम्युनिकेशंस हैं, जो भी प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बाकी, वो सब पब्लिकेशन। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि जो पब्लिकेशन होता है उसमें आईएसआर भी पब्लिश्ड होता है, आईएसए की तरह से दिया गया रिटर्न ओपिनियन भी पब्लिश्ड होता है, और बाद में अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो वो भी पब्लिश्ड होगी बाद में। क्लियर हुआ सर? ये पॉइंट मेरा बस इतना सा ऑब्जेक्टिव था। सर लेकिन ये 18 महीने से पहले ही पब्लिश हो गया। प्रायोरिटी डेट क्या है इसकी? प्रायोरिटी डेट से होगा सर 18 महीने, ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट है। ऊपर होगा प्रायोरिटी डेट, बिब्लियोग्राफिक डिटेल। हाँ ये रिक्वेस्ट टाइम वो हाँ सर, 10 बाद में ही हुआ है, प्रायोरिटी डेट से 18 महीने के बाद में ही है। है ना? हाँ, इसका आईपी पोर्टल लॉगिन याद नहीं है मेरे को, रुको एक मिनट, ट्राई मार स्टाफ से सब हो जाएगा, कहाँ जाएगा? मैं इसका पासवर्ड ही रीसेट कर देता हूँ, अब भी हो जाएगा काम, अब भी हो जाएगा। हो गया, हो गया। लीजिए, क्या टाइम लेता है क्या रीसेट करने के बाद?
हो गया, लॉगिन हो गया ना सर अब? हाँ अब हो गया। चलो सर आपने जो भेजा था उसी को देखते हैं। हेलो। यस सर, यस सर। ये देखो, ये रहा इसका बिब्लियोग्राफी, कार्बन कैप्चर जो भी है, पब्लिकेशन नंबर, पब्लिकेशन डेट, ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन नंबर है, इंटरनेशनल फाइलिंग डेट ये है, और इसकी प्रायोरिटी डेट, डेट ये तो डेटा है, डेट कहाँ 9 से? बता रहा है हाँ ये सर। रही, ये रही। 9। 25/2 यानी 25 फरवरी 2009। और हम्म। इंटरनेशनल फाइलिंग इधर हुआ है 25/2/2010। एग्जैक्ट एक साल पे हुआ। एग्जैक्ट एंड पब्लिकेशन 2/9 मीन्स 18 18 मंथ्स के 18 बाद। 17 2 से देखिए 2 18 मंथ्स कब 12 खत्म होगा इसके? 2 18 मंथ्स की 6 एक्सपायरी 7 कब हो गई? 7 8 8 8 में। 25/8 खत्म, एक हफ्ता विद हम्म। इन अ वीक, 2/9, ये हाँ। 25, ये 2/9, यानी कि 2 सितंबर हम्म। पब्लिकेशन हो गई, है ना? और जो विदिन पब्लिकेशन हो, विन डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, देखिए प्रायर डॉक्यूमेंट वो सब है इसमें। 2/9/10 को ISR हुआ, हम्म। रिटर्न एक साल ओपिनियन। के, उसके बाद रिटर्न ओपिनियन पब्लिश हुआ। ऐसा तो एक साल के बाद क्यों हुआ है? सर साथ में देते हैं कि रिटर्न साथ में ही होता है, ओपिनियन? साथ में ही होता है। अठारह और 12, 30 महीने। ये होता है रिटर्न ओपिनियन। क्या कर सकता हूँ, अभी वो तो फिर अलग है मामला कि ये क्यों एक साल के बाद हुआ पब्लिकेशन इसका। 2/9 इनिशियल पब्लिकेशन विद ISR हुआ है। आज का है 15/10/25। हाँ थर्सडे है। वेंसडे। चलो, ये अपना पेटेंट स्कोप होता है जो हमने देखा। तो अपन वापिस यहाँ पर आते हैं, उतना डीप में हमने को अभी नहीं जाना है। तो पब्लिकेशन समझ में आया पेटेंट स्कोप का कैसा होता है सभी को? जी सर। चलो।
पब्लिकेशन के बाद क्या था? हाँ, एक पॉइंट ऑफ, देखिए पब्लिकेशन से अगर हम वापिस चलें, अभी पब्लिकेशन और आईएसआर के बीच में 2 महीने का गैप है, ये सबने देखा, 2 महीने हाँ। का गैप है। आईएसआर में अगर कोई अमेंडमेंट सजेशन में आता है, ओपिनियन में, रिटर्न ओपिनियन में अगर आईए से कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करता है और एप्लीकेंट वो अमेंडमेंट करना चाहता है, तो वो इस 2 महीने के अंदर पब्लिकेशन से पहले या तो वो अमेंडमेंट कर ले या वो विड्रॉ कर ले, उसके पास ये ये 2 ऑप्शन होता। महीने के अंदर? हाँ, पब्लिकेशन से पहले वो उस इंटरनेशनल एप्लीकेशन में अमेंडमेंट कर सकता है टू अलाइन इट्स एप्लीकेशन मोर टुवर्ड्स पेटेंटेबिलिटी, ताकि उसकी एप्लीकेशन में जो क्लेम्स हैं वो मोर केपेबल हो जाए पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होने के लिए। मतलब जो पार्ट, अब देखो ये तो पता, अगर रिटर्न ओपिनियन में एक चीज लिखा है कि भैया ये पार्ट तो आपका पेटेंटेबल है ही नहीं, ये तो नॉवल है ही नहीं, ये देखो ये प्रायर आर्ट साइटेशन है, तो क्यों अलग अलग कंट्री को जब अलग अलग जवाब देना, यहीं पे अमेंड कर लो। तो वो अमेंड कर सकता है, ये बात समझ पाए सभी लोग? तो जो ये 2 महीने हैं आईएसआर और इंटरनेशनल पब्लिकेशन पे, बस मुझे ये जानना है, या तो वो अमेंड कर सकते हैं या फिर वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये 2 महीनों के अंदर ही करना है। हाँ, पब्लिकेशन हो गया तो नॉवेल्टी चली जाएगी। हाँ। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पर ही विड्रॉ हो जाए, तो या तो वो अमेंड कर सकता है या वो विड्रॉ कर सकता है। अब देखिए, अगर वो एप्लीकेशन को अमेंड करता है या वो ना भी करे, उसकी मर्जी है, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो अमेंड नहीं भी करना चाहे तो भी कर सकता। अब उसके पास 2 है ऑप्शन, मतलब वो 2 काम करेगा बेसिकली, या तो अमेंड करेगा या नो अमेंड करेगा। ठीक है, अब मान लो 2 सिनेरियो बनते हैं, उसने अमेंडमेंट कर लिया क्योंकि रिटर्न ओपिनियन ने स्ट्रांगली उसको सजेस्ट किया कि भैया आप अमेंडमेंट कर लो। अब उसने अमेंडमेंट किया तो अब वो चाहेगा ना ये देखना कि भैया अब अमेंडमेंट के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। भैया मान लो आप का कोई डिवाइस खराब हो गया, आप किसी मैकेनिक के पास गए, उसने बोला मैडम ये चीज होगा, ऐसा ऐसा करेंगे ठीक हो जाए। हर किसी इंडियन की आदत होती है ये पूछना, भैया इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? होता है कि नहीं होता है, अपन पूछते हैं ना। हम्म। तो अगर हाँ सर, अमेंडमेंट बिल्कुल। के बाद भी वो ये देखना चाहता है कि भैया मेरी एप्लीकेशन में कोई पेटेंटेबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, तब वो जाता है आईपीईए के पास। हालांकि वही ऑफिसेज आईपीईए होते हैं जो आईए से होते हैं, बट अब क्राइटेरिया चेंज हो गया, इसलिए नाम चेंज हो गया। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ये चेक करने के लिए कि भैया ये देखो, इसको बोलते हैं, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू इवेल्युएट एंड
conduct search on amended copy, on amended copy. ये एक तरह से एडिशनल पेटेंटेबिलिटी सर्च है। ये भी पेटेंटेबिलिटी सर्च ही है, बट ये एडिशनल है आफ्टर अमेंडमेंट। एडिशनल पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया सर्च ऑन अमेंडेड एप्लीकेशन which was amended on the basis of ISR and written opinion by ISA। ये समझ में आया? ठीक है। अब मान लो जो ISR मिला था या रिटर्न ओपिनियन मिला था वो इतना बढ़िया था कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया तुम तो जाओ, तुम्हारी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, 100% पेटेंटेबल है, तुम तो मूव करो आगे, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हमारी कोई चीज खराब है, हमें डाउट है, हम किसी मैकेनिक के पास लेके गए, वो बोला मैडम आपका डिवाइस सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये सब सही है, तो ऐसे ही है, आपको ऐसी गड़बड़ लग रही है, तो क्या होता है अपने को डाउट आता है ना, नहीं यार ये सही नहीं बोल रहा, अपन एक काम करते हैं अपन दूसरे को दिखाते हैं, चलो चलो, होता कि नहीं होता है? तो अब क्या होगा, अगर अब आपकी एप्लीकेशन अमेंडमेंट नहीं सजेस्ट कर रही है रिटर्न ओपिनियन, तो आपके मन में डाउट आएगा। तो उस केस में आप जाते हो सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट के लिए। ये सर आईपीईए के बाद में नहीं 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 नहीं, आईपीईए जाता है अगर आपने एप्लीकेशन अमेंड हुई है, हाँ तो उस अमेंडेड एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा एक तरह का आईएसआर लेने जा रहे हो, हाँ उसको बोलते हैं आईपीईआर। हाँ जी ठीक है। ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन आप पब्लिकेशन से पहले बिकॉज ऑफ रिटर्न ओपिनियन आप अमेंड कर चुके हैं, जी अब आपका डिवाइस सही हो गया, अब आप बोल रहे हो मैडम कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, अब तो ठीक जी चलेगा ना, तो वो हो गया आईपीईए। हाँ जी आपका डिवाइस आपकी नजर में खराब है, मैकेनिक बोल रहा है कि जी, नहीं नहीं मैडम सही है, ये तो आपको ऐसी लग रहा है, बढ़िया चलाओ चलेगा, आपको क्या लगेगा, नहीं ये सही नहीं बोल रहा है। ओके अब मैं जाऊंगा सप्लीमेंट्री मैकेनिक के पास उसकी जगह किसी दूसरे को दिखाने, ठीक है। तो अगर मेरी एप्लीकेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है एक तरह का, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो जो आपको आईएसआर मिल चुका है उसके ऊपर एडवांस्ड पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया का सर्च आप करवाना चाहते हो, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, SISR। ठीक है ठीक है, ये होता है एडवांस्ड पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया सर्च ऑन ISR। जो पहले आपको इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट मिली थी उसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन में कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है,
तो आपको क्या लगा कि भैया ये कुछ गड़बड़ है, इसको एक काम करते हैं, अपन एक बार और बनवा के देखते हैं। ठीक है, अब इस चीज में समझिएगा, ये जो एग्जाम्पल अपने सामने आया ना मैकेनिक वाला, बहुत बेहतरीन है। क्यों? अब एक बात समझिएगा, मान लो आपने अपना डिवाइस, कोई भी डिवाइस एक मैकेनिक से ठीक करवाया, आपने उससे पूछा भैया कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? वो बोला नहीं आएगी मैडम, बढ़िया चलेगा, लेके जाओ। उसने ठीक कर दिया, आप घर गए, 2 दिन चलाया, फिर खराब हो गया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टिपिकल इंडियन सोच क्या होगी बताओ? मैकेनिक के पास जाएंगे दोबारा उसी के पास। उसी के पास जाएंगे। ये सुनना चाहता था मैं। अब आप जिससे आपने आईएसआर बनवाया है, हम्म, वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप वापस उसी के पास चले जाओ आईपीईए ठीक के है। लिए, या किसी और के पास चले जाओ। जो कि सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी। आईपीईए जब आप सर्च करवाओगे, जब एक बार आपका डिवाइस खराब हो गया, आपने ठीक करवा लिया, उसके बाद अगर दोबारा खराब होगा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप उसी मैकेनिक के पास चले जाओ, हाँ हाँ। या आप किसी दूसरे के पास जाओगे। हाँ जी। तो अगर आईएसआर और रिटर्न ओपिनियन आपको अमेंडमेंट के लिए बोल रहा है, उसके बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो उसी पेटेंट ऑफिस से आईपीईआर बनवा लो, हम्म, या किसी दूसरे से बनवा लो। जी। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि नहीं नहीं मैडम आपका डिवाइस तो सही है, जाओ, चल जाएगा, आपको डाउट है, तो आप क्या करोगे? आप किसी दूसरे के पास जाओगे। तो सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट एक तरह से एडवांस रिपोर्ट है आईएसआर के ऊपर। वो आप एक सेकंड ओपिनियन की तरह जाते हो किसी दूसरे पेटेंट ऑफिस से लेने के लिए, कि भैया एक बार मैंने यूएस वाले से तो करवा लिया, अब मैं क्या करता हूं, एक बार यूरोप वाले से करवा के देखता हूं वो क्या बोलता है। समझ आया पॉइंट? ठीक है सर, अब आ गया। इस तरह से। तो ये एक सप्लीमेंट्री है और ये एडवांस्ड सर्च है ऑन आईएसआर। देखिए, आईपीईआर की जो रिपोर्ट है ना, वो अमेंडेड एप्लीकेशन के ऊपर है कि भैया मैंने अमेंड कर ली, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना पेटेंटेबिलिटी की, वो श्योरिटी देता है आईपीईआर। पहली वाली आईएसआर मैंने ले ली, जो ठीक है, अब उसके अलावा उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो देता है SISR। ये डिफरेंस है दोनों में। आप कोई एक ही करवाते हो, या तो आईपीईए या SISR। यहां पर जो रिपोर्ट मिलती है उसको बोलते हैं IPER, इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और यहां पर जो रिपोर्ट मिलेगी उसको बोलेंगे SISR। ये समझ आया सभी को? जिसको समझ नहीं आया वो थम्स अप दीजिए या हैंड रेस कीजिए। एनीबडी? महादेव सर, गंगा सर, गौरव सर? 11:15 हो गए आज तो। समझ तो आया है। आया है? हम्म। ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया तो बस। इसके बाद आपको क्या है, नेशनल फेज एंट्री। चलिए, कल इसके हम करेंगे रूल्स, जो पेटेंट रूल्स में रूल्स दिए हैं ना, जो जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, टाइमलाइंस हैं, वो हम कल करेंगे। और इसके, इसी की सर। हाँ, इसी के कंटिन्यू में जो पीसीटी के रूल्स है ना, हम्म। जो छूटे हुए हैं बीच में, वो हम इसके जी। साथ कंटिन्यूएशन में करेंगे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग।
और इसके बाद एक क्राइटेरिया होता है, जो आईएसआर की रिपोर्ट होती है ना, उसको करेंगे। उसके बाद की रिपोर्ट कैसे होती है, उसको कैसे रीड किया जाता है। एक्चुअली आईएसआर में ना एक तरह की कोडिंग यूज की जाती है, वो कोडिंग को हमें समझना है उसके बाद। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसके रूल्स, पीसीटी के रूल्स, और उसके बाद फिर हम करेंगे पीसीटी का जो आईएसआर होता है वो। जी सर, जी मैम। अच्छा जी। सर एक बार वो आईएसए के ऑफिस का भी देख लेना, मैंने आपको एक भेजा है। क्या है उसमें? उसमें जापान और बाकी के कंट्रीज भी लिखे हुए हैं, जो आपने साथ लिखवा के दिए ना, उसके रिगार्डिंग है। नहीं नहीं, वो तो है मैम। ये जो ऑफिसेज है ना, ये ऑफिस की लिस्ट वाइपो की तरफ से है। हाँ तो वही। नहीं नहीं नहीं, देखिए, वाइपो ने एक लिस्ट बना रखी है आईएसएस की। ठीक है, उस लिस्ट में से हर कंट्री अपने आईएसए खुद चुनती है। ये समझ पाए? हाँ ये समझा सर। तो इंडिया के जो आईएसएस है वो वही 7 है। मतलब अगर इंडिया में कोई पीसीटी, इंडियन रेसिडेंट अगर कोई पीसीटी फाइल करेगा, तो वो इन्हीं 7 में से किसी आईएसए को चूज कर सकता है। ओके। बाकी जो आपने आईएसए की लिस्ट दी है ना, वो सही है, बट वो वाइपो ने जिनको आईएसए बना रखा है, उनकी है। हाँ ये और ना, आपने जो ये दिया एक है तरह से, इंडिया की हाँ ये एक तरह से द्रौपदी का ओके। स्वयंवर है। ठीक है। ठीक है, बाप सामने 70 बैठे हैं, चुनना किसी 5 को ही है। हाँ सॉरी टू से, ठीक। बड़ा बेकार सा एग्जांपल लिया, बट समझने के लिए अच्छा है। हाँ ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी सर, गौरव सर। सर जो SISR बताया था आपने, अगर हमने ISA वहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करा है, तो SISR हम किसी दूसरी ISA से भी करा सकते हैं? हाँ यही तो मेन उसका क्रक्स है सर। समझ पाए सर? यस सर, यस। सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट का मेजर जो रीजन है ना, वो यही है कि भैया एक ने तो अपना ओपिनियन दे दिया, अब दूसरे से लेके चलते हैं, चलो मांग पूछते क्या बोलता ओके सर। है। यस, ओके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी सभी लोग, महादेव सर, गंगा सर, नो सर, नो। सारिका मैम, नहीं। चलो नो इसको, सर। चलो इसको कल कंटिन्यू करते हैं रूल्स के साथ। ठीक है, सर इसके सर वीडियो तो आप वो ये फिर अपलोड हो जाएंगे ना सर? हाँ हाँ, अब वो हो जाएगा। सारिका मैम, ओके सर। सर नोट्स भी देंगे ना वो गूगल ड्राइव में? हाँ हाँ सर, सब मिलेगा, सब मिलेगा। ओके सर, ठीक। क्या हुआ है? स्क्रीन शेयर हुई है आपकी एक्चुअली। ओके। रोक दूं क्या मैं यहाँ से? नहीं नहीं, मैं कर दूँ। ओ, चलो मिलते हैं कल रात 9:30 बजे वापस, इसी लिंक इसी जगह। तब तक के लिए शुभ रात्रि। रिवीजन करते रहिए, दिवाली की छुट्टी। हाँ, दिवाली की छुट्टी के लिए करते रहेंगे। चलिए, बाय।